नौकरी, शादी और बच्चा। मौसी जी, मैंने तो सच में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी सास बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे तो तू उनसे बात करना कि तू नौकरी करती है, तेरा बच्चा भी हो गया है, तू घर भी संभाले, नौकरी भी करे, बच्चा भी संभाले, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी बहुत तो उनको हेल्प करनी चाहिए। मेरी बात भला वो सुनने वाली है मौसी? कभी नहीं। सास हमेशा सास ही रहती है, बहू भले ही कितनी भी अच्छी हो जाए। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि सास अच्छी होती है। मेरी तो जितनी भी ऑफिस में काम करने वाली दोस्त है, सबकी सास बुरी है। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। अब चक्कर तो यही है ना सुमन, न तेरे बेटा है न मेरा बेटा है, हम दोनों की तो बेटियां ही हैं। अब इसकी सास की बेटी नहीं है तो वो इसका दर्द नहीं समझती। बेटी हो तो दर्द समझेगी ना। हम तो पछता रहे जूही की शादी उस घर में करके। मेरी बेटी तो चक्की की तरह पिस गई है उस घर में। मनीषा की बड़ी मौसी किरण और उनकी बेटी जूही अपने दुखड़े रो रही थी। ऑफिस से आई मनीषा अपने बाथरूम में फ्रेश होते हुए बाहर से आई सारी आवाजें सुन रही थी। कुछ देर बाद मनीषा फ्रेश होकर बाहर आई। तुम तो बिल्कुल देख परख कर रिश्ता करना सुमन। आजकल ससुराल वाले बहुत बुरे मिल रहे हैं। मैंने तो ज्यादा उनके बारे में जांच पड़ताल नहीं की, तभी तो आज देखो ना जूही की क्या हालत हो गई है। सही में मौसी, मनीषा की शादी जिस घर में भी करो वहाँ पर देख लेना कि सास अच्छी हो। अगर सास बुरी होगी तो मनीषा को भी मेरी तरह ही पिसना पड़ेगा। मेरी सास ने तो मुझे धमकी दे दी है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूं या फिर बच्चा संभालूं। मुझे तो लग रहा है मुझे घर और बच्चा संभालने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। पर जूही, तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर जॉब छोड़ दोगी तो तुम अपना खर्चा कैसे निकालोगी? लड़का हो या लड़की, अपने पैरों पर सभी को खड़े होने का हक है। तुम अपनी सास से इस बारे में बात करो, क्या पता उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ जाए और वो तुम्हारी हेल्प करे। और तुम अपने बेबी को, मेरा मतलब है मन्नू को, अपनी सास के पास क्यों नहीं छोड़ती हो? वो बिल्कुल नहीं संभालती, कहती है पैदा किया है तो खुद ही संभालो। जूही की बातें खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि वो बात बात पर अपने ससुराल वालों की बुराई ही करती जा रही थी। मनीषा के घर का माहौल उस दिन इतना नेगेटिव हो गया कि मनीषा शादी के नाम पर ही डर गई। जूही की बातें सुन सुनकर मनीषा का मन और भी भारी हो गया। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। आंखों में एक डर था, एक अनजाना सा खौफ। क्या सच में हर ससुराल ऐसा ही होता है? क्या हर सास बहू की दुश्मन होती है? थोड़ी देर बाद जब मनीषा की मौसी और जूही चले गए तब मनीषा की माँ सुमन कमरे में आई। क्या हुआ मनीषा, तू कमरे में आकर बैठ गई, खाना भी नहीं खाया? माँ, जूही की बातें सुनकर ना बहुत घबराहट हो रही है। जूही की बातें दिल पर मत ले बेटा, हर घर एक जैसा नहीं होता। लेकिन माँ, जूही की हालत देखो। सुबह 4 बजे उठती है, सारा घर संभालती है, ऑफिस जाती है और फिर बच्चा भी, घर भी, और ऊपर से सास के ताने भी सहने पड़ते हैं। क्या सच में शादी के बाद लड़की की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है? बेटा, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हर घर में हालात अलग होते हैं। जूही की समस्या इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ना तो उसके पति खुलकर उसका साथ दे रहे हैं, ना ही उसकी सास समझ रही है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे तो आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। मगर माँ, सास का क्या? अगर वही नहीं चाहे कि बहू नौकरी करे तो? तभी तो मैं कहती हूँ शादी से पहले सब कुछ अच्छे से देखना चाहिए। सिर्फ लड़के की नौकरी या व्यापार देखकर रिश्ता नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी है कि लड़का और उसका परिवार तुम्हारी सोच से मेल खाते हो। अगर उनकी सोच अलग है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा। मनीषा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ रहा था कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का रिश्ता होता है। कुछ दिनों बाद मनीषा के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सारी जांच परख हो जाती है। फिर भी मनीषा के मन में कहीं न कहीं एक डर रहता है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मनीषा की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा। मनीषा अपनी नौकरी पर भी जाती थी और घर पर नौकर चाकर भी लगे हुए थे। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा था। मनीषा अपने घर आई हुई थी, तभी बड़ी मौसी और जूही भी आ गए। देख, मेरी तो नौकरी छुड़वाई दी मेरी सास ने। मैं लिख कर देती हूँ, तू बच्चा होने दे एक बार, तेरी सास भी अपना रूप दिखाई देगी। नहीं जूही, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। तुम गलत कह रही हो। सारी तो काम वालियां लगी हुई हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता। मैं तो आराम से अपनी नौकरी कर। मनीषा, वैसे हम तो यही कहेंगे कि तेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा हो, पर जूही पर बीत रही है इसीलिए वो तेरे बारे में इतना सोच रही है। कुछ दिनों बाद मनीषा को दिन चढ़ते हैं और वो गर्भवती हो जाती है। अरे कल्याणी, शुद्ध देसी घी लेकर आया हूँ। बहू को खाने में यही देसी घी देना ताकि बहू और होने वाला बच्चा तंदुरुस्त रहे। लो जी, दादा ने बहू और बच्चे की देखभाल अभी से शुरू कर दी। देखा, बहू बच्चों के आने की खुशी सबसे ज्यादा दादा दादी को होती है। अरे जल्दी से सामान मेरे हाथ से लो, बहुत सारे खिलौने। मनीषा, सारे खिलौने कहाँ सजा दूं? इतने सारे खिलौने? अरे बाप रे, आप तो लगता है पूरी खिलौनों की दुकान ही उठा लाए हो। अरे पिता बन रहा है, इतना फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। घर में सब दिल खोलकर नए मेहमान के वेलकम की तैयारी कर रहे थे। कुछ समय बाद मनीषा माँ बनी और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में खुशियां आ गई थी। मनीषा पहली बार अपनी बच्ची परी को लेकर जब मायके गई तब एक बार फिर जूही और उसकी मम्मी बातें लेकर बैठ गई। मनीषा, तेरे भी अब वही परेशानी के दिन शुरू होने वाले जैसे मेरे हुए थे। जैसा तू कह रही है ना, तुम्हारी खाना बनाने वाली चली गई और दूसरी नहीं मिल रही। अब तू देखना, तेरी सास काम से बिल्कुल पीछे हट जाएगी। मुझे नहीं लगता जूही, शायद तुम गलत भी हो सकती हो, क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुमने कहा था। मुझे तो अपने ससुराल में कोई कमी दिखाई नहीं देती। सब मुझे बहुत खुश रखते हैं और जहाँ तक मैं जानती हूँ आगे भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी। कुछ दिन तक मनीषा अपनी सास के साथ मिलकर घर के काम कर रही थी। फिर उसका ऑफिस स्टार्ट हुआ। उसने जॉब पर आना फिर से शुरू किया, पर उसकी सास का एक अलग ही रूप उसके सामने आया जिसे देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। ये हलवा खाकर बताओ कैसा बना है? तुम्हारे ससुर जी जो देसी घी लाए थे उसी का बनाए हैं। सुबह से 10 बार बोल चुके हैं कि बहू को देसी घी खिलाऊं। बहुत टेस्टी बना है माँ जी। थैंक यू बाबूजी। पर माँ जी, आपने सारा खाना अकेले बना लिया, मैं तो आ ही रही थी। अरे तो तुम भी तो सुबह से ऑफिस में थक जाती हो। अगर मैंने शाम का खाना बना भी दिया तो उसमें हर्जी क्या है? आखिर मैं भी तुम्हारी माँ ही तो हूँ, और एक माँ अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? मैंने परी को दूध पिलाकर सुला दिया था। और हाँ, अब रसोई मत समेटने लग जाना, चुपचाप जाकर सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी तो जाना है ना। मनीषा अपनी सास के गले लग गई, मानो एक बेटी अपनी माँ के गले लग रही हो, और धीरे से बोली, आई लव यू मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ हो। मनीषा उस दिन अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रही थी क्योंकि उसे इतना अच्छा सपोर्टिव ससुराल मिला था जिसकी हर लड़की कामना करती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का रिश्ता होता है।
सामंजस्य और सहयोग से ही बहू अपनी जिंदगी को खुशहाल, संतुलित और सफल बना सकती है। अगर जूही के ससुराल वाले उसे सपोर्ट करें तो जूही भी अपने सपनों को पूरा कर सकती है और अपनी नौकरी, शादी और बच्चे में ठीक से तालमेल बिठा सकती है, जिससे ना तो रिश्तों में कड़वाहट होगी और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा। रचना, अरे ओ रचना, जरा इधर आ तो। जी मम्मी जी बताइए। अरे बहू, वो निधि आ रही है शाम को दामाद जी और बच्चों के साथ। अच्छा, बच्चे भी आ रहे हैं? हाँ तो बच्चों को क्या अकेला घर छोड़कर आएगी क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था मम्मी जी। लेकिन वैसे निधि दीदी की सास तो अच्छे से संभाल लेती है ना उनके बच्चे तो। बस तेरी सी सोच ने बेड़ा गर्क करके रखा है हमारा। आखिर क्यों घबराती है तू बच्चों से इतना? बच्चे तो कितने मासूम होते हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं बच्चे। अरे एक लाला मेरे घर में भी हो जाए तो सच में मेरा घर तो स्वर्ग ही बन जाए। निधि को देखो, शादी के 3 सालों के अंदर ही परिवार पूरा हो गया उसका, 2 बेटे हो गए उसके। बस और क्या चाहिए इसके बाद? क्यों मम्मी जी, इसके बाद मटर पनीर, राजमा चावल, मूंग दाल का हलवा, ये सब नहीं चाहिए होगा क्या? सोच लीजिए, बच्चा होने के बाद मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी रसोई, फिर कैसे चलेगा? अरे बहू, तू एक बार खुशखबरी तो सुना, फिर देख तेरी सास का कमाल। तूने अपने पूरे जीवन में जितना नहीं खाया पिया होगा उतना बस 9 महीनों में बनाकर खिलाऊंगी तुझे। अच्छा, बस 9 महीने? और उसके बाद का क्या? हाँ, उसके बाद भी खिलाऊंगी। तू तो मुझे एक प्यारा सा लल्ला दे दे, बस उसके बाद कुछ ना चाहिए मुझे तुझसे। अपनी सास की इस बात पर रचना मुस्कुरा देती है और फिर वहाँ से अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी सास पीछे से कहती है, अरे कहाँ चल दी? शाम को और रात के खाने में क्या बनेगा वो तो सुनती जा। क्या? पर अभी तो आप। अरे वो तो तब की बात है जब तू खुशखबरी सुनाएगी, उससे पहले तो रसोई तेरी जिम्मेदारी है ना। सुन मेरी बात, शाम को चाय के साथ गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े और रात के खाने में मटर पनीर, मिक्स वेज और रायता बना लेना, और हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा। अपनी सास की बात सुनकर रचना ने अपना माथा पीट लिया और फिर मुंह लटकाकर रसोई की तरफ चली गई। लेकिन उस दिन मन ही मन वो एक फैसला कर चुकी थी। अगर ये खाना पकाने के झंझट से छुटकारा चाहिए तो रचना, बच्चा तो लेकर आना ही पड़ेगा। रचना को लगने लगा था कि बच्चा पैदा करने के बाद उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और फिर उसी रात उसने इस बारे में अपने पति किशन से बात की। अरे पर अचानक बच्चे की बात कहाँ से आ गई? हमने तो डिसाइड किया था ना कि इस बारे में हम 2-3 साल बाद सोचेंगे। हाँ, पर अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है। माँ ने तुमसे कुछ कहा क्या? अब वो तो हर रोज ही कहती हैं और फिर गलत भी क्या कहती हैं। ठीक ही तो है, जैसे ठीक समय पर शादी हो गई वैसे ठीक समय पर बच्चा भी हो जाए तो क्या बुराई है? बाद में क्या पता कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। रचना की ये बात किशन को भी ठीक लगती है और फिर दोनों अगले ही दिन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिससे सलाह मशवरा करने के बाद दोनों फाइनली पेरेंट्स बनने का डिसाइड करते हैं। और फिर करीब 2 महीने के बाद, माँ बधाई हो, तुम दादी बनने वाली हो। रचना प्रेग्नेंट है। हे मेरे राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, इसी दिन के इंतजार में तो जी रही थी मैं तो। अब बहू, आज से तेरी हर काम से छुट्टी, तू बस खाएगी पिएगी और आराम करेगी सारा दिन, ठीक है ना? अरे नहीं मम्मी जी, वो तो बस मजाक की बात थी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे मेरे होने वाले पोते के साथ कोई लापरवाही नहीं चाहिए, समझी ना? चल जा अपने कमरे में जाकर आराम कर। कादम्बरी ने जैसा कहा था वो सच में कर भी वैसा ही रही थी। उसने वाकई पूरे 9 महीने रचना को घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। और फिर रचना की डिलीवरी वाले दिन, मुबारक हो आंटी जी, आपके घर लक्ष्मी आई है। सिस्टर, रचना वो ठीक है और मेरी बच्ची? माँ बेटी दोनों बिल्कुल ठीक है, अब आप उनसे अंदर जाकर मिल सकते हैं। ये कहकर वो नर्स वहाँ से चली गई और किशन खुशी से अपनी माँ के गले लग गया। लेकिन कादम्बरी मानो बुद्ध बन गई थी। ये देखकर किशन ने उससे कहा, क्या हुआ माँ, कहाँ खो गई? भगवान का शुक्रिया बाद में करना, पहले अंदर चलो, आपकी पोती आपका इंतजार कर रही है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और तू इतना खुश क्यों हो रहा है? मैंने बहू से लल्ला मांगा था और उसने ये आफत जन के रख दी। ये क्या कह रही हो माँ? तुम खुद एक औरत हो और तुम्हारी खुद की एक बेटी है, तो तुम अपनी पोती के लिए ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? अरे तुझे क्या पता, निधि के पैदा होने पर क्या क्या नहीं सुना था मैंने अपने ससुराल वालों से। अब तू क्या चाहता है? तेरी घरवाली को मैं सिर आंखों पर बिठाऊं? सब पता है मुझे, कितने महंगे इलाज के बाद जाकर तो वो कलमुही पेट से हुई और आगे फिर ना जाने कब। बस माँ, मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है और मैं ये खुशी मनाऊंगा, फिर चाहे आप इसमें शामिल हो या ना हो। ये कहकर किशन सीधे रचना और अपनी बच्ची से मिलने चला गया। लेकिन कादम्बरी वापस घर लौट आई। किशन को अपनी माँ से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और अब बारी थी रचना की उम्मीदों को झटका लगने की। मम्मी जी, आप गुड़िया को संभालिएगा प्लीज, मेरी तो कमर ही दर्द हो गई इसे पकड़े पकड़े। क्यों? मैं क्यों पकड़ू इसे? तूने जनी है तो तू ही संभाल। और हाँ, ये सारा दिन इसे लेकर बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है, कर लिया जितना आराम करना था। उठ और अब जाकर रसोई संभाल। पर मम्मी जी, आपने तो कहा था। मैंने कहा था कि मुझे लल्ला चाहिए, ना कि आफत। तुझे क्या लगता है इसके लिए मैं तेरी सेवा पानी करूंगी? भूल जा। कादम्बरी एक पल भी रचना और उसकी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन किशन की वजह से वो चुप थी, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं थी। उसने बेटी पैदा करने के लिए रचना को सजा देने का फैसला कर लिया था। और फिर, मम्मी जी, गुड़िया अभी सोई हुई है तो मुझे जल्दी से बता दीजिए आज खाने में क्या बनेगा, मैं फटाफट बना देती हूँ। ऐसा करो, आज कढ़ी चावल और मेथी आलू की सब्जी बनाओ, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने को। पर मम्मी जी, ये सब बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और गुड़िया? हाँ तो तुम्हारी गुड़िया की वजह से हम हमारे मन का खाए पिए भी नहीं। देख बहू, मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेंगे तेरे। अरे हमने भी बच्चे पाले हैं और रसोई भी संभाली है साथ साथ, सब हो जाता है, बस करने वाला तेरी तरह आलसी नहीं होना चाहिए। कादम्बरी ना तो बच्ची संभालने में रचना की मदद कर रही थी और ना ही घर के कामों में।
उल्टा अब तो हर रोज किसी न किसी बहाने से वो रचना पर काम का बोझ बढ़ाती जा रही थी। रचना इस सबसे तंग आ चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए उसने किशन से इस बारे में कुछ नहीं कहा और खुद पिसती रही। धीरे धीरे नौबत ये हो गई कि कई बार उसे अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर रसोई में सारा दिन खड़े रहकर खाना बनाना पड़ता था। और फिर एक दिन, रचना रचना कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? अरे ठीक नहीं मैडम, अब तो सब कुछ जबरदस्त होने वाला है। तुमने बैंक की जिस जॉब के लिए एग्जाम दिया था ना, उसका रिजल्ट आ गया है, तुम्हें जॉब मिल गई है। ये रहा तुम्हारा ऑफर लेटर। पर मैं ये कैसे करूंगी? अब गुड़िया भी बहुत छोटी है और फिर घर भी तो संभालना है। तुम्हें उस सब की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भले ही मुझसे कुछ ना कहो, पर इस घर में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन भगवान सब देखते हैं रचना, तुम्हारी पोस्टिंग उसी शहर में हुई है जहाँ मेरे बॉस मुझे पिछले कई महीनों से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम और मैं हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से। और गुड़िया की चिंता तो तुम बिल्कुल मत करो। अब जब हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो अपनी बच्ची के लिए फुल टाइम मेड तो रख ही सकते हैं। किशन ने जैसे ही कहा, ठीक उसी वक्त पीछे खड़ी कादम्बरी उसे टोकते हुए बोली, अरे 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 ये क्या बोल रहा है? पगला गया है क्या? मेरे होते हुए बच्ची किसी नौकरानी के हाथ क्यों पलेगी है? अब ला बहू, गुड़िया को मुझे दे और सबसे पहले जाकर भगवान के मंदिर में भोग लगा। अब रुक तू यहीं बैठ, मैं ही जाकर भोग के लिए कुछ मीठा बना लाती हूँ। कादम्बरी के इन बदले हुए तेवर को देखकर रचना का मुंह खुला था और उसके बगल में खड़ा किशन बस मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस सब के बाद ये तो साफ था कि अब रचना को ना तो अपनी बच्ची की टेंशन थी और ना ही रसोई में दिन रात खड़े रहकर